हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन पेपर इसमें रह गए थे, तो उनको अभी हम 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर विद पैडागोजी। तो सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा 60 मार्क्स का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? तो इसके सही ऑप्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंदेल वंश के राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप मध्य भारत में सबसे पुराने कृषि क्षेत्रों पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं और आप निम्न में से किसके बारे में विद्यार्थियों से पता लगाने के लिए कहेंगे? तो कहने का मतलब वही है कि मध्य भारत में सबसे पुराने कृषि क्षेत्र कहाँ पर विकसित हुए थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2, विंध्य पहाड़ियाँ। तो जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वहीं पर या फिर उसके आसपास के क्षेत्र की हम बात करें या फिर गंगा नदी का जो बेसिन था वहाँ पर ये सबसे पुराने कृषि के क्षेत्र डेवलप हुए थे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विंध्य पहाड़ियाँ। मुगलों ने अपने मंगोल वंश की तुलना में तैमूरी वंश पर बल दिया। क्यों बल दिया तैमूरी वंश पर? मतलब इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये देते थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3, मंगोल अपने प्रतिस्पर्धियों में से एक उज्बेगों से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये जो प्रतिस्पर्धी थे ना उज्बेगों से जुड़े हुए थे मंगोल, तो इस वजह से भी ये मतलब मंगोल वंश पर ध्यान नहीं देते थे। दूसरा, तैमूरी वंश जो था, मैं पहले बता दूं आपको, मंगोल वंश जो था वो उनकी माता का वंश था। जैसे होते हैं ना मम्मी पापा अलग अलग वंश के, तो मम्मी जो थी उनकी वो थी मंगोल वंश की और जो उनके फादर थे वो थे तैमूर वंश के। तो तैमूर वंश को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो देते थे मंगोल वंश की तुलना में। तो मंगोल वंश एक तरह से इसलिए भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था क्योंकि ये जो है चंगेज़ खां से संबंधित था और चंगेज़ खां ने काफ़ी नरसंहार किया था। तो कई सारे रीज़न थे इसके जिसकी वजह से मंगोल वंश को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मंगोल अपने प्रतिस्पर्धियों में से एक उज्बेगों से भी जुड़े हुए थे, तो ये भी एक रीज़न इसमें माना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुगलों द्वारा विविध पृष्ठभूमियों से मनसबदारों की भर्ती कराने का कारण था। तो मुगलों के प्रशासन की बात करें तो उसमें मनसबदार जो थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे, तो उसका रीज़न क्या था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 2, साम्राज्य के विस्तार के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के रईसों की सेवाओं को शामिल करना। तो वो क्या चाहते थे, वो मतलब एक तरह से डाइवर्स उन्होंने बैकग्राउंड से लिए हुए थे, सभी अलग अलग बैकग्राउंड से। वो चाहते थे कि भाई सभी क्षेत्रों से होने चाहिए लोग, जिससे उनका जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो सर्विसेज हैं वो सभी इसमें साम्राज्य के विस्तार में योगदान दें। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्म है? एक तरफ दिए हैं सिस्टम ऑफ फिलोसफी, एक तरफ दिए हैं फाउंडर। किसने मतलब कौन संस्थापक है ये फिलोसफी का जो सिस्टम है? फिलोसफी को हिंदी में कहते हैं दर्शन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, जो वेदांत दर्शन है ये आदि शंकराचार्य ने दिया था, तो इसमें दिया गया है जैमिनी, तो ये इसी वजह से अलग हो जाएगा। बाकी सभी सही मैच किए हुए हैं। वैशेषिक जो दर्शन है वो कनाद ने दिया था, न्याय दर्शन दिया था गौतम मुनि ने और योग दर्शन दिया था पतंजलि ने। जैसे ये कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढते थे ना, जैसे कि सत्य की खोज करने पर, ये दर्शन एक तरह से इन्होंने दिए थे, तो उसी के बारे में है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही मेल हमें ढूंढना था, मतलब सही जो नहीं है वो ढूंढना था। 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वेदांत आदि शंकराचार्य ने दिया था, ना कि जैमिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दी है और सही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सही हो जाएगा 3rd ऑप्शन, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो मथुरा यात्रा और व्यापार के लिए उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये जो है, तो यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये जो व्यापार मार्ग था ना ये मालवा से और पश्चिमी तट के मार्गों से मिला था, तो इसी वजह से गलत है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण था। तो यहाँ से एक तरह से जो मालवा है और पश्चिम के जो तट हैं वो मार्ग यहाँ पर जुड़ता था। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरी सही है। मथुरा उत्कृष्ट मूर्तिकला निर्माण के लिए केंद्र था। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है।
मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है सिर्फ। महलवारी बंदोबस्त में राजस्व एकत्र करने का प्रभार किसको दिया गया था? तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम प्रधान को। तो महलवारी प्रथा में एक तरह से पूरे गांव का जिम्मा दिया जाता है गांव प्रधान को, राजस्व यानी टैक्स या फिर रेवेन्यू बोलें तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एक तरह से महल जो है ना, जिले को या फिर घर को, पड़ोस को या फिर गांव को एक तरह से कहा जाता था महल, तो उसी के नाम पर ये रखा गया महलवारी सेटलमेंट। तो इस सेटलमेंट में गांव प्रधान जो है पूरे गांव का राजस्व जो है कलेक्ट करके वो देता था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में उपनिवेशवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, ए और सी सही है कि अंग्रेजों ने सभी जंगलों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया, ये बात सही है। और आदिवासियों को वनों में रहने से रोकने पर वन विभाग को श्रम मिलने में समस्या का सामना करना पड़ा। तो ए और सी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर बी दिया है कि इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल एकत्र करने और पशु का शिकार करने की अनुमति थी। अगर अनुमति होती तो फिर इनका निगेटिव इंपैक्ट क्यों पड़ता आदिवासियों पर? तो इसी वजह से बी गलत है, यहाँ पर ए और सी सही होंगे। सुधारकों को उनके सुधार आंदोलन से सुमेलित करें, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ए को हम तीसरे से मिला देंगे। पेरियार ने आत्मस्वाभिमान, जो आत्मसम्मान भी कहते हैं इसको, आत्मसम्मान आंदोलन भी कहते हैं इसको, स्वाभिमान आंदोलन भी कहते हैं, ये वाला चलाया था। और दूसरे का हो जाएगा फोर्थ से, घासीदास ने सतनामी आंदोलन चलाया था। तो बहुत बार पूछा है घासीदास के बारे में, घासीदास और उनका आंदोलन। और सी को पहले से मिलाएंगे, केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज। देखो यहाँ पर फाउंडर नहीं पूछा है हमसे, ये कौन रिलेटेड है, कौन रिलेटेड है ये पूछा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ब्रह्म समाज तो राजाराम मोहन राय का है, तो उसके मेंबर्स भी तो थे ना उसमें। डी को हम सेकंड ऑप्शन से मिला देंगे, हेनरी डेरोजियो ने चलाया था यंग बंगाल आंदोलन। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से जाति के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाले समाज सुधार संगठनों की पहचान करें, तो ये यहां पर हो जाएगा सही ऑप्शन फोर्थ, सिंह सभा। तो सिंह सभा जो है एक तरह से जाति के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाला समाज सुधार संगठन था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ईसाई मिशनरियों ने अपने स्कूल के माध्यम से डैश में कामयाबी हासिल करी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को बदलती दुनिया में कुछ साधनों के साथ तैयार करना। तो जैसे कि भाई स्कूल एजुकेशन का मतलब यही नहीं होना चाहिए कि भाई किताबी ज्ञान उनको दें, बल्कि जो बदलती दुनिया है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हम तैयार करें। तो ये ईसाई मिशनरियों ने अपने स्कूलों के माध्यम से किया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी सही है यहाँ पर। लीग मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल चाहती थी कि भाई अलग अलग जो है समुदाय के लोग अपने ही समुदाय के लोगों को वोट दें। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया, तो ये दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले नरमपंथी राष्ट्रीय नेताओं के इन बयानों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। सही हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। नरमपंथी नेताओं ने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की आलोचना की और देश के विभिन्न हिस्सों में जनमत जुटाने के लिए प्रतिनिधियों को भेजा, तो ये हो जाएगा पहला सही। और दूसरा है कि नरमपंथी नेताओं ने महसूस किया कि अंग्रेजों के मन में स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान था और इसलिए वे भारतीयों की उचित मांग को स्वीकार करेंगे। तो नरमपंथी एक तरह से हम कहें मॉडरेट लीडर्स जो थे, शांतिपूर्वक एक तरह से अपने अधिकार चाहते थे। तो यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। भारत का संविधान 26 जनवरी को किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1950 को। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यूराल। देखो यहाँ पर वलित पर्वत हिमालय भी है, लेकिन हिमालय जो है ना नए वलित पर्वत है, यहाँ पर पुराने पूछा है, तो पुराने का एग्जाम्पल है यूराल। और वोल्जेस की बात करें तो वोल्जेस ब्लॉक माउंटेन है और माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो वलित पर्वत है ना, पुराने जो वलित पर्वत हैं वो है यूराल पर्वत और अपलेशियन पर्वत, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये यहाँ पर जो है ये है प्रमुख वलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत भी इनको कहते हैं। ये पृथ्वी की जो भूपटपटी होती है उसके मुड़ने के कारण बनते हैं। जो प्लेट का मूवमेंट्स होता है ना उसकी वजह से बनते हैं, धीरे धीरे बनते रहते हैं ये। तो हिमालय पर्वत नए पर्वत हैं, नए वलित पर्वत। बाकी भी इसमें आल्प्स, अरावली, अपलेशियन, यूराल। तो
तो अपलेशियन और यूराल जो है ये काफी पुराने हैं। अरावली भी काफी पुराना है, लेकिन अरावली ऑप्शन में नहीं था। अक्षांश के संबंध में कौन सा सही है, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए, सी और डी। अक्षांश विभिन्न त्रिज्याओं के साथ एक काल्पनिक गोलाकार रेखा है, तो ये बात सही है। और अक्षांश डिग्री में मापा जाता है भाई, 0 डिग्री या फिर 30 डिग्री इस तरह से हम मापते हैं, जैसे कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के चारों ओर 1/4 है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर ध्रुव है, 2 ध्रुव है ना, यहाँ पर है, एक है और ये यहाँ पर है। तो किसी भी ध्रुव की दूरी देखो तो ये कितनी है, 1/4 है, तो ये 1/4 हो गया ना। किसी भी सर्कल को आप ले लो, ये वाला हिस्सा अगर आप निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये वही बताया गया है। डिग्री में इसको मापते हैं और ये काल्पनिक गोलाकार रेखा है। गोलाकार रेखा कैसे, मान लो किसी गेंद पर आप ऐसे लाइन खींचो तो चारों तरफ ही तो लाइन खींचोगे ना, तो पूरा एक सर्कल बनाती है ये लाइन, जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो चारों तरफ बनाती है लाइन, इसलिए इसको वृत्त या फिर सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है विंध्य रेंज से। तो यहाँ पर मैप में भी देख लेते हैं, यहाँ पर है विंध्य रेंज, तो देखो ये विंध्य रेंज यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर वैसे नदी दी गई है, विंध्य रेंज क्लियर नहीं दिखाई गई है, लेकिन कर्क रेखा जो है आपको दिख रही होगी, ये यहाँ से ऐसे गुजर रही है, तो विंध्य रेंज बीच में पड़ती है, इसके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 82.5 डिग्री ईस्ट पर ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बज रहे होंगे तो भारत में क्या समय होगा, तो ये समय हो रहा होगा भारत में 9:30 बजे शाम के, क्योंकि 5.5 घंटे भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, लंदन में पड़ता है ग्रीनविच, तो इसी वजह से यहाँ पर टाइम हो रहा होगा 9:30 बजे। वनस्पति के बारे में सही स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है और ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट, ए और सी सही है। यहाँ पर वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है और ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारक किसी दिए गए स्थान पर वनस्पति के प्रकार में योगदान करते हैं, कि भाई मिट्टी की मोटाई कैसी होगी, वो सभी वनस्पति का प्रकार एक तरह से निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जगह की जलवायु प्राकृतिक वनस्पति को शायद ही प्रभावित करती है, ये स्टेटमेंट गलत है। भाई देखो जलवायु ही तो प्रभावित करती है, अगर ठंडी जलवायु होगी तो उसी हिसाब से वनस्पति मिलेगी, अगर गर्म जलवायु होगी तो उसी हिसाब से वनस्पति मिलेगी। गर्म जलवायु होगी मतलब वहां पर बारिश भी ज़्यादा होगी, तो जैसे कि सदाबहार वन ज़्यादा बारिश वाले में, ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर मिलते हैं। जहाँ ठंडे इलाके होते हैं वहाँ टुंड्रा वनस्पति मिलती है, बर्फ पड़ती है जहाँ। तो ये जो जलवायु है, जलवायु काफ़ी हद तक वनस्पति को प्रभावित करती है, प्राकृतिक वनस्पति को, इसलिए भी नहीं है यहाँ पर। फलों की खेती के लिए निम्नलिखित में से किसी विश्व का फलोद्यान के रूप में जाना जाता है, तो ये कहा जाता है भूमध्य क्षेत्र को, मेडिटेरियन रीजन को। तो इसके बारे में एक और पॉइंट है, भूमध्य सागरीय वृक्ष जो होते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, उनकी मोटी छाल और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। जैसा कि भाई रेगिस्तान वाले जो पेड़ होते हैं वो भी अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं, वैसे ही भूमध्य सागरीय वनस्पति भी अपने आप को ढाल लेती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सीट्रस फलों की खेती होती है, खट्टे जो फल होते हैं, अंगूर वगैरह, अंगूर संतरे वगैरह, इसी वजह से इसको विश्व का फलोद्यान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पहला गलत है, दूसरा सही है। पहले में दिया है हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है, तो ये हिंद महासागर की नहीं है बल्कि अटलांटिक महासागर के बारे में स्टेटमेंट है, इसलिए गलत है। और दांतेदार और अनियमित समुद्र तट प्राकृतिक बंदरगाहों और बंदरगाहों के आदर्श स्थान प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये है अटलांटिक ओशन जिसके बारे में ये बात कही गई थी, और इसकी जो शेप है कुछ एस आकार की है और ये कुछ ऐसी इसकी तटरेखा है दंतुरित, जो व्यापार के लिए एक तरह से आदर्श होती है, और ये सबसे व्यस्तम महासागर कहा जाता है, सबसे बिजी। दी गई विशेषताओं से वातावरण की परत की पहचान करें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पर, समताप मंडल की बात हो रही है, ओजोन गैस की परत है, और बादलों की जो घटनाएं होती हैं, बादलों और मौसम की घटनाएं से ये मुक्त है, इसकी वजह से इसमें जो हवाई जहाज है वो भी उड़ाने के लिए आदर्श है ये लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट,
दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। समान समुद्र तल पर तापमान के अनुसार वायुदाब बदलता है, तो ये बात सही है। और उच्च तापमान वाले क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र बनाते हैं, जहां पर हाई टेम्परेचर रहेगा वहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल्ट पर घर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये बारिश के मौसम में पानी को घरों में घुसने से रोकते हैं। तो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं स्टिल्ट पर घर। तो ये ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और जिससे पानी ना घुसे इनमें, क्योंकि बारिश लगातार होती रहती है, बारिश लगातार होगी तो पानी घर में घुसा रहेगा, तो इस वजह से बनाए जाते हैं इस तरह से स्टिल्ट पर। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण बाल मृत्यु दर कम हो रही है और कम उम्र में जीवित रहने की दर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या पिरामिड होगा। तो जनसंख्या पिरामिड ऐसे में होगा, ए और बी सही हो जाएंगे। यहाँ पर आधार पर व्यापक रहेगा, यानी कि बेस जो रहेगा उसका चौड़ा रहेगा, और ब्रॉडर इन द यंगर एज ग्रुप, जो यंग एज का जो ग्रुप है वहां पर भी ये चौड़ा रहेगा, क्योंकि भाई जो बच्चे हैं वो जी रहे हैं यंग एज तक, तो चौड़ा रहेगा, नीचे भी चौड़ा और ऊपर की साइड भी चौड़ा रहेगा जहां पर यंग एज ग्रुप है। त्रिकोणीय आकार नहीं होगा। त्रिकोणीय आकार जब होता है जब बच्चे जीते, मतलब जन्म दर ज्यादा रहती है लेकिन बच्चे जी नहीं पाते अडल्टहुड तक, तो जब होता है त्रिकोणीय आकार, जैसा हमने केन्या का पिरामिड देखा था। तो ये जो बात हो रही है ना, ये भारत के पिरामिड की बात हो रही है, क्योंकि भारत में ऐसी स्थिति है, जन्म दर ज्यादा है और अडल्टहुड तक जीते हैं लोग, यानी कि यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो ये आधार जो चौड़ा है, इसका बेस तो चौड़ा है ही है, लेकिन ऊपर भी ये चौड़ा है। तो थर्ड स्टेटमेंट में कहा था त्रिकोणीय। त्रिकोणीय देखो ये नहीं होगा त्रिकोणीय, क्योंकि ये ऊपर तक भी चौड़ा है। त्रिकोणीय फिर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ से चौड़ा नहीं रहेगा बल्कि यहाँ से भी नेरो हो जाएगा ये। तो ये वो केन्या के पिरामिड के लिए दिया हुआ था थर्ड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भारत के पिरामिड के बारे में बात कही गई है। और इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अधिक होते हैं, जिसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। तो श्रम शक्ति बढ़ेगी भाई, जब यंग जनरेशन ज्यादा रहेगी तो भाई जो कार्यशील जनसंख्या उसकी भी संख्या ज्यादा रहेगी। शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर काम कर रही थी। उन्होंने छात्रों से दो समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, प्रवासन और बाहरी प्रवासन का उपयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना के लिए कहा। वो निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर कार्य दे रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। देखो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि होती है ना, उसके लिए कुछ जो प्राकृतिक कारण होते हैं उसकी वजह से वो वृद्धि होती है जनसंख्या की। जैसे कि भाई जन्म मृत्यु जो प्राकृतिक है वो अपने आप ही होते हैं, तो प्राकृतिक है। और प्रवासन और बाहरी प्रवासन जो है एक तरह से ये भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि में आएगा ये, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। निर्वाह कृषि पर स्टेटमेंट दी गई है और सही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए और सी सही है यहाँ पर। निर्वाह कृषि मैंने बताया था, जो कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए, आजीविका के लिए करी जाती है खेती, उसको कहते हैं निर्वाह कृषि। तो भारत में ऐसी कृषि होती है, भारत जैसे विकासशील देशों में ऐसी खेती होती है जिसमें अपनी आजीविका के लिए खेती की जाती है। तो इसमें ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है और कई फसलें सालाना उगाई जाती हैं, मतलब कि एक साल में कई फसलें इसमें उगाई जाती हैं, क्योंकि आजीविका के लिए है भाई, दाल या फिर अनाज इस तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं। और यहाँ पर बी और डी सही नहीं होगा। बी में बात की गई है कमर्शियल फार्मिंग के बारे में, जो वाणिज्यिक खेती होती है। कमर्शियल फार्मिंग होती है बहुत बड़े लेवल पर, मशीनों से काम होता है, बहुत बड़े बड़े एरिया में फसल उगाई जाती है। ये होती है एक तरह से पूंजी के लिए, पूंजी मतलब धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो उसमें लागत भी ज़्यादा लगती है और बड़े लेवल पर खेती होती है। ऐसी खेती होती है विकसित देशों में, जैसे कि अमेरिका है। तो निर्वाह कृषि होती है भारत जैसे देशों में, विकासशील देश जो है, और कमर्शियल फार्मिंग होती है अमेरिका जैसे बड़े देशों में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप आपको बता देती हूँ। कृषि के जो दो टाइप हैं मेन, और ये टाइप से क्वेश्चन आता है। निर्वाह कृषि बता दी मैंने, जो विकासशील देशों में होती है आजीविका के लिए, और वाणिज्यिक होती है जो पैसे के लिए एक तरह से कमर्शियल तौर पर हम करते हैं, और विकसित देशों में होती है ये। निर्वाह के भी दो टाइप हैं, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। और आदिम निर्वाह में भी दो टाइप है, स्थानांतरित यानी जिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चलवासी पशुचारण। ये सभी डिटेल में मैंने ज्योग्राफी में करवाए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें उसको डिटेल में। वाणिज्यिक के भी तीन टाइप हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, जिसमें हम पौधा लगाते हैं। ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किसको भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है? तो ये है सेंट थॉमस। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1।
दोनों ही सही हैं, और बी एक्सप्लेन्स ए। तो केरल के लोग यहूदी धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, और प्राचीन काल से ही केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों के लिए आकर्षक गंतव्य रहा है। इसका ये रीजन दिया गया है, तो बिल्कुल बात सही है। इसी वजह से केरल में इतने सारे धर्मों का पालन होता है, क्योंकि तरह तरह के लोग आए और तरह तरह के धर्म वहां पर एक तरह से डेवलप हो गए। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों से पुटिंग आउट सिस्टम की व्याख्या करने के लिए कहा, यानी दादन व्यवस्था। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण सही है? सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रेजा ग्रामीणों को तेंदुपत्ता की आपूर्ति करता है और उत्पाद के रूप में बीड़ी प्राप्त करता है। तो तेंदुपत्ता एक तरह से बीड़ी के लिए कच्चा माल हो गया। तो यहां पर एक तरह से ये जो हमने बुनकर और व्यापारी के बीच में ये व्यवस्था देखी थी जब हमने पॉलिटी में इसको पढ़ा था टॉपिक को, तो लेकिन अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो ये व्यवस्था एक तरह से ऐसी है कि जो व्यापारी है ना, वो कच्चा माल देता है जो ये श्रमिक होते हैं उनको, और उन श्रमिकों से तैयार उत्पाद जो है वो प्राप्त करता है। बेसिकली ये दादन व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं व्यापारी और बुनकरों के बीच, ये हमने बुनकरों के बीच ये व्यवस्था देखी थी। लेकिन बुनकर को अगर हम ना लें तो बुनकर की जगह हम कोई भी श्रमिक को रख सकते हैं, लेबर को रख सकते हैं, तो जिसमें कि व्यापारी कच्चा माल देगा और तैयार उत्पाद जो है प्राप्त करेगा। तो ये दादन व्यवस्था कहलाएगी, पुटिंग आउट सिस्टम कहलाएगा। देखो मैंने जब चैप्टर्स आपको पढ़ाए थे, कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ मैं ये बोलती हूँ आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर करना है खुद को किसी भी तरह का क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब उसमें ऐसा नहीं है कि बुनकर ही आपको देंगे तभी आप इस व्यवस्था को समझेंगे, तो समझना बहुत जरूरी है बस। किस सरकार को प्रतिनिधि माना जाता है? तो ये माना जाता है लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को, क्योंकि हम इसमें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पर कानून बनाता है, जनता प्रतिनिधि चुनती है अपना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है दो और सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कि दोनों जो है यहाँ पर सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है कि भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। मतलब जो लैंड इनकम होती है ना, जो उनके पास ज़मीन है उससे वो इतनी इनकम नहीं कर पाते हैं कि अपने जो साल भर का खर्चा है वो निकाल पाएँ, या फिर दैनिक ज़रूरतें जो हैं उनकी उनको पूरा कर पाएँ। तो 80% किसानों के पास नहीं है भूमि आय। इसका मतलब क्या है कि जो 20% हैं वो बड़े किसान हैं जिनके पास आय का जो है सोर्स है काफ़ी अच्छा है, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो 80% में आपके एक तो छोटे किसान आ गए, और 80% में ही आपके भूमिहर जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी आ गए इसमें। तो भारत में लगभग हर 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 खेतीहर मजदूर हैं। वे जीविकोपार्जन के लिए दूसरे लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास ज़मीन के बहुत छोटे टुकड़े हैं, यानी कि कुछ के पास ज़मीन है ही नहीं और कुछ के पास छोटी बहुत ही कम ज़मीन है। तो एक तरह से 5 में से 2 है ना, इसका मतलब 40% इसका हो गया, 40% खेतीहर मजदूर। तो ध्यान रखेंगे परसेंटेज में भी पूछ लिया जाए तो, लेकिन यहाँ पर खेतीहर मजदूर का यह आंकड़ा दिया है 40%। तो ध्यान रखेंगे जो 20% हैं वो बड़े किसान हैं, बाकी जो 80% है उसमें हमारे खेतीहर मजदूर भी हैं और छोटे किसान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल एक नीलामी में सुबह 3 बजे जाता है जहां से थोक में सब्जियां खरीदता है और इसे आगे वो पड़ोस के सब्जी विक्रेताओं को बेचता है। वो किस तरह का व्यापारी है? तो वो है होलसेलर, क्योंकि सब्जी बेचने वालों को बेचता है ना वो। अब क्योंकि जब फिर सब्जी वाले जो है उनसे वो कस्टमर को देगा, जो सब्जी बेचने वाले हैं उससे कस्टमर खरीदेंगे। तो यानी कि उसने थोक में माल लेकर के आया वो और उनको सब्जी वालों को दे दिया, तो थोक व्यापारी है। जब संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा तैयार करता है, इस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम फेडरल यानी संघीय। तो जब सरकार जो है कई स्तरों में बटी होती है तो उसको एक तरह से हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? तो वो दी गई थी इसलिए क्योंकि वो संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। एक शिक्षक चर्चा करना चाहता है कि भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे अधिक चर्चा में जगह पाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए कतार में लगे लोग। अब चाहे वो कोई भी वीआईपी हो या फिर कोई छोटा मजदूर हो, वो सभी उस लाइन में लगे होंगे वोट डालने के लिए। तो एक तरह से ये दर्शाता है कि भाई जो संविधान है उसमें सभी जो लोग हैं वो इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है एक आर्टिकल के बारे में कि कोई भी नागरिक
केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट और होटल और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब उसको रोका नहीं जाएगा इन सभी जगह पर जाने से, अगर वो पब्लिक प्लेसेस है तो यहाँ पर उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर प्रकाश डालता है? तो ये है आर्टिकल 15। एक तरह से समानता की बात करता है आर्टिकल 15। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आर्टिकल ही इन्होंने उठा दिया ऐसे की ऐसी इसी लैंग्वेज में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपराधिक कानून से संबंधित एक उदाहरण की पहचान करें। मतलब क्रिमिनल लॉ जो है हम किसे कहेंगे? क्रिमिनल जो आपराधिक कानून है उससे संबंधित उदाहरण यहाँ पर कौन सा दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। घर से बस स्टॉप तक जाने के रास्ते में लड़कों के एक समूह द्वारा एक लड़की को नियमित रूप से परेशान किया जाता है। तो ये एक तरह से अपराध के कैटेगरी में आता है। क्रिमिनल लॉज वो होते हैं जो कि अपराध की कृति उसमें आते हैं कैटेगरी में, जिनको हम क्राइम कहते हैं। बाकी सभी जो हैं एक तरह से नुकसान वगैरह से जुड़े हुए हैं, नुकसान से या फिर लड़ाई झगड़े से जुड़े हुए हैं। तो ये आते हैं हमारे सिविल लॉज में जो बाकी के हैं। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखो, फौजदारी कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ जो इंग्लिश में लिखा था, आचरण या कृत्यों से संबंधित है जिन्हें कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है। अपराध क्या है कि जैसे चोरी करना, अधिक दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना या फिर हत्या करना, ये सभी आते हैं क्रिमिनल लॉज में। और सिविल लॉ में आते हैं ऐसी चीज़ें जो कि भाई नुकसान या फिर चोट से रिलेटेड हैं, जैसे कि ज़मीन की बिक्री या माल की खरीद, किराए के मामले, तलाक के मामले, ये सभी आते हैं किसमें? सिविल लॉज में। ध्यान रखेंगे। भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी आर सच्चर, राजेंद्र सच्चर ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन निम्नलिखित की मांग के लिए प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के समान अधिकार और नस्लीय भेदभाव की समाप्ति के लिए। क्योंकि जो अफ्रीका से आकर बसे हुए हैं अमेरिका में लोग, उनको कहते हैं अफ्रीकी अमेरिकी, और उनके साथ बहुत ज़्यादा नस्लीय भेदभाव होता है कि गोरे काले का जो भेद होता है वो होता है। तो इस भेदभाव की समाप्ति के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था अमेरिका में। यहाँ से पैडागोजिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 20 रहेंगे ये। भूगोल के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा 4th, B, C और D। मानचित्र और चार्ट बनाने की कला, मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध, और मानव जाति और इसकी विभिन्न नस्लों का विकास, ये सभी शामिल है भूगोल के दायरे में। जो फर्स्ट है वो है राजनीतिक, आपकी एक तरह से चीज़ें होती है इसमें, राजनीतिक प्रणाली और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, तो ये भूगोल के दायरे में नहीं आता। तो यहाँ पर B, C, D सही होंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है? तो चुनौती है यहाँ पर अंतर्विषय दृष्टिकोण का उपयोग करना। अंतर्विषय दृष्टिकोण क्या होता है कि अंतर्विषय यानी जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उस विषय से हटकर भी जानकारी देना, यानी कि सभी विषयों को लेकर के चलना। ये चैलेंज होता है एक तरह से सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए, क्योंकि उसमें हमें बाकी सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करके पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षा में अधिक प्रभावी सीखने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो किस तरह से ज़्यादा एक तरह से हम इफेक्टिव लर्निंग को बना सकते हैं सोशल साइंस में? शिक्षा को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित करना। अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जाम्पल्स रख कर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे कि आपकी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाली किताब में दिया गया है, जो भी चीज़ें समझाई गई हैं स्टोरी के थ्रू, आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ें समझाई गई हैं, तो वो समझ में अच्छे से आती हैं। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत एक गांव की कहानी पर चर्चा करते हुए करती है, जहां सभी वयस्क अपना नेता चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। निम्नलिखित में से किस पर चर्चा शुरू करने के लिए कहानी विकसित की जा सकती है? तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सभा। अब देखो, बाकी ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो ग्राम सभा ही बचती है, क्योंकि अगर नेता चुनने की बात हो रही है और सभी अडल्ट लोग हैं तो ग्राम सभा तो होती है अडल्ट लोगों की सभा, 18 साल या फिर उससे ऊपर जिसको वोटिंग का राइट हो वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो नेता चुनने के लिए जब इकट्ठे हुए हैं तो एक तरह से ग्राम सभा की यहाँ पर बात हम कर सकते हैं। ये समझाने के लिए निम्नलिखित कदम है कि लोग आनुवांशिकता और पर्यावरण के उत्पाद है, इन्हें चर्चा के क्रम में लगाएं। तो इसका क्रम जो होगा सही ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले ए आ जाएगा, समूह के सदस्य एक दूसरे से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, और फिर आ जाएगा सी, सामुदायिक विशेषताएं एक वातावरण में व्यक्तियों और समूहों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होती हैं, और फिर आ जाएगा आपका बी, विभिन्न वातावरण में लोगों के व्यवहार पैटर्न अक्सर समान होते हैं, और फिर आ जाएगा सामाजिक
व्यवस्थाएं अंतःक्रियात्मक समूहों के मूल्य से प्रभावित होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। एक सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कभी कभी ऐसे शब्दों और मुद्दों का सामना करते हैं जो कुछ असुविधा का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है? तो मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे किसी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, उनके बारे में आप कुछ बता रहे हैं, उस तरह की चीजें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा का सम्मान करने के लिए संवेदनशीलता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ सामग्री का लेन देन करना चाहिए। हो सकता है उसमें कोई ऐसा बच्चा हो जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप से हो और आप उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी का जो डिग्निटी वो हर्ट हो। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि भाई जो बच्चे हैं उनकी डिग्निटी हर्ट ना हो, और सामग्री का एक तरह से लेन देन जो करें वो एक तरह से सेंसिटिविटी के साथ करें। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दिए गए परिदृश्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ दिल्ली के स्मारकों की यात्रा की योजना बनाने का अवसर प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तीनों ही ऐसे सिचुएशन हैं जिसमें कि टीचर को चाहिए होगा कि भाई वो दिल्ली के जो एक तरह से मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी यात्रा का आयोजन करवाए, क्योंकि पहला जो है उसमें दिया है कि सल्तनत काल की वास्तुकला पर चर्चा करते हुए छात्र पूछते हैं कि अधिरचना क्या है। एक तरह से जो आर्किटेक्चर है ना उसका ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर तो तभी समझ में आएगा जब वो बच्चे उस मॉन्यूमेंट को देखेंगे। इसके अलावा वे बांग्ला गुंबद की संरचना से मोहित हैं, भाई मतलब उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा उनके छात्र पे आने वाली कला प्रदर्शनी के लिए पित्राद्युरा के स्तंभों को चित्रित करना चाहते थे, यानी कि जो पित्राद्युरा जो आर्ट है जो कि आर्किटेक्चर का ही एक पार्ट है, उसको भी बच्चे सामने से ही एक्सपीरियंस अच्छे से कर पाएंगे जब हम मॉन्यूमेंट उसको दिखाएंगे। तो पित्राद्युरा जो आर्ट है ना ये ताजमहल में भी यूज की गई है। अब देखो जब हमने पहले वो देखा था, मतलब जब तक हमने लाइव एक्सपीरियंस नहीं लिया था कि भाई हमने ताजमहल नहीं देखा, तो पित्राद्युरा हमने किताबों में पढ़ ली और हमें पता चल गया कि हाँ भाई ऐसे है। लेकिन जब हमने लाइव एक्सपीरियंस किया तो हमें पता चला कि वो स्टोन जो है ना वो उसमें फिक्स किए जाते हैं, इस तरह की वो आर्ट होती है, कलरफुल स्टोन्स होते हैं। तो वो जो है आर्ट इस तरह की होती है। पित्राद्युरा को हम तब समझ पाए क्लियरली। तो इसी वजह से जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट हैं उनको विजिट कराना इसका सोल्यूशन रहेगा। अगर हम उनको विजिट कराते हैं मॉन्यूमेंट्स की बच्चों को, तो बच्चे अच्छे से एक्सपीरियंस ले पाएंगे, रियल एक्सपीरियंस ले पाएंगे और सीख पाएंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर तीनों ही हो जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सामाजिक असमानता से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन A, B और D। एक तो हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा फोटो एस्से। फोटो एस्से जैसे कि हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जाना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। तो फोटो एस्से हम यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर के थ्रू हम बता सकते हैं चीज़ों को। देखो पिक्चर दिखाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, तो फोटो एस्से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा केस स्टडीज़ हम ले सकते हैं, क्योंकि सामाजिक असमानता भी बहुत लोगों ने फेस करी है, तो केस स्टडी किसी भी उठा करके हम दिखा सकते हैं। तो जैसे कि B.R. अम्बेडकर का है या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इस तरह की स्टोरी, इस तरह की जो केस स्टडीज़ हैं वो हम उनके सामने रख सकते हैं। तो A, B और D यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखो लेक्चर से समझ में नहीं आएगा, लेक्चर तो हम देते रहेंगे और लेक्चर से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को ग्रंथों के भीतर पूर्वाग्रह की पहचान करने के बारे में कैसे मार्गदर्शन करेंगे? आप उनको कैसे मतलब एक तरह से गाइड करेंगे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा थर्ड, B और C। आप छात्रों को जो कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में सबूत खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाई जो भी पढ़ रहे हैं एक तरह से उनको कहेंगे भाई एविडेंस इसके देखो कि ये जो है, ये जो चीज़ कही गई है ये सही है या नहीं है और ये क्यों कही गई है, इस तरह से। या फिर आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। जो सोर्स है उस घटना के उनको भी आप देखने के लिए कह सकते हैं। तो B और C यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करता है? यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की गुंजाइश ये पैदा करता है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा फर्स्ट A, B और C। भारत में मुगलों की सत्ता में आने और भारत में अंग्रेजों की सत्ता में आने के बीच कुछ समानताएं और अंतर हैं। अंतर जो है या फिर समानताएं हैं वो क्या हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ना ये एक तरह से विचार डेवलप करने का मौका देगा बच्चों को। बच्चे इसमें अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं वो इसी तरह के होते हैं जिससे बच्चे
अपने विचार डेवलप करें। इसमें कोई फैक्चुअल बेस्ड आंसर नहीं होता है कि बच्चे किताब में से देखेंगे और आंसर कर देंगे, या कोई एक फिक्स कोई एक लाइन का आंसर नहीं होता है कि वो पढ़ा और बच्चों ने आंसर कर दिया। एक तरह से विचारों को डेवलप करने का मौका देता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 1857 में, सैनिकों के एक वर्ग को ऐसा क्यों लगा कि उनकी धार्मिक आस्था का उल्लंघन हो रहा है। तो अब बच्चे सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, और उसके बाद आंसर करेंगे। आपको क्यों लगता है कि कुछ लोग समाज में जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। तो ये भी एक तरह से उनको विचार डेवलप करने का मौका देगा। तो ए, बी और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर फिक्स एक तरह से आंसर दिए जा सकते हैं बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक गतिविधि की पहचान करें जो पूछताछ आधारित सीखने के दृष्टिकोण का उपयोग करती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डेटा संग्रह के लिए एक समुदाय का दौरा करना। तो एक तरह से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, ये इंक्वायरी करते हैं खुद से बच्चे, और भाई एक कम्युनिटी का जब आप एक तरह से विजिट करोगे कम्युनिटी को, तो वहां पर खुद से ही वो इंक्वायरी करेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक समाज विज्ञान शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को छात्रों के बीच विकसित किया जाना चाहिए ताकि वे महत्वपूर्ण सोच के लिए ऊर्जा बनाए रख सकें। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा फोर्थ, ए, डी और ई। एक तो परस्पर आदर और विविधता के लिए सम्मान और भरोसा, ट्रस्ट। तो यहां पर ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम के जेंडरिंग को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए, बी और सी। तो व्यक्तिगत महिला के संदर्भों की संख्या में वृद्धि करके और विषयों की चर्चा में महिलाओं के दृष्टिकोण को उजागर करके और कक्षा चर्चाओं के दौरान लिंग समावेशी भाषा का उपयोग करके, कि भाई जो एक तरह से जेंडर को हम अलग से संबोधित ना करें, कि मतलब सभी को इक्वल, एक तरह से न्यूट्रल रहें, हम न्यूट्रल रहें जेंडर के लिए, ऐसा मतलब लड़का या लड़की कह करके संबोधित अलग से ना करें, तो न्यूट्रल रहें। एक तरह से लिंग समावेशी भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं कक्षा चर्चाओं के दौरान। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो ये एक तरह से प्राइमरी सोर्स है जिसमें हम प्राचीन भारतीय काल को समझ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। सूरत हुंडी जो है ये मिडिवल पीरियड का है, और कंदरिया महादेव मंदिर ये भी मिडिवल पीरियड में के बारे में इससे आपको जानकारी मिलेगी। और नागभट्ट की जो प्रशस्ति है ये भी प्राचीन भारतीय काल के बारे में जानकारी नहीं देगा। जब शिक्षक छात्रों को शोध लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सामग्री और वेबसाइट जैसी आदि जैसी चीजें प्रदान कर रहा हो, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए उद्देश्य होगा। तो क्या उद्देश्य है जब टीचर ये सभी जो एक तरह से मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सेकंड, पूछताछ प्रक्रिया के प्रमुख घटक के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना। एक तरह से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो टीचर जो है उनको प्रोवाइड करा रहा है, जिससे बच्चे उसको जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर सकें और उस चीज़ को समझ सकें। तो तरह तरह की चीज़ें हम उनको दे रहे हैं बच्चों को, जिससे उनको पूरे बैकग्राउंड की जो है नॉलेज हो जाए, सारी जो पृष्ठभूमि को वो समझ सकें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अभ्यास प्रत्येक छात्र को उसके सीखने को आगे बढ़ाने के लिए वर्णनात्मक प्रतिक्रिया का विवरण प्रदान करता है। एक तरह से जो लर्निंग है, लर्निंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो हम सीखने के लिए आकलन करते हैं। भाई हम बीच में ही टेस्ट करते हैं कि हमारी जो लर्निंग हो रही है वो सही से हो रही है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए। तो सीखने में एक तरह से हम आगे बढ़ाने के लिए ये असेसमेंट कर रहे हैं। तो उस असेसमेंट फॉर लर्निंग ये होगा। असेसमेंट एज लर्निंग होता है जो हम कोई ऐसी चीज़ दे दें, कोई बच्चे को प्रोजेक्ट दे दें ऐसा, जिससे उनकी लर्निंग भी होगी और उनका जो है असेसमेंट भी हम कर रहे हैं। तो सीखने के रूप में वो आकलन हो गया। तीसरा जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो होता है जो हम एक तरह से सेशन के एंड में लेते हैं, भाई बच्चों ने कितना सीख लिया। तो समेटिव असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक ही चीज़ हम कह सकते हैं। समेटिव असेसमेंट भी लास्ट में होता है, सेशन के लास्ट में, जैसे कि एनुअल एग्जाम को भी आप समझ सकते हैं समेटिव असेसमेंट, तो वो लास्ट में होता है कि भाई असेसमेंट कर रहे हैं हम लर्निंग का कि आपने कितना सीखा। तो ये तीसरा और चौथा एक तरह से हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक ज्ञान का आकलन करता है, यानी कंसेप्चुअल नॉलेज का आकलन कौन सा क्वेश्चन करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी एंड ई।
देखो कंसेप्चुअल नॉलेज में क्या होता है कि किसी चीज को अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से, उसके बीच पीछे क्या कंसेप्ट लगा हुआ है ये आप समझ लें अगर चीजों में, तो वो एक तरह से कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी कहलाती है। जब उस चीज को समझ करके आप अपनी डेली लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करें तो वो एक तरह से कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी हो गई। तो यहाँ पर डी में अगर हम बात करें तो ये है कानून का शासन शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखें। अब देखो अगर बच्चे को पता होगा कानून का शासन है क्या, तभी तो वो अपने शब्दों में लिखेगा ना, और उसको चीज को उसने समझ लिया है तभी तो उसको बता पाएगा वो है क्या चीज। तो समझ लिया जब उसने, कंसेप्ट उसका क्लियर हो गया, तब वो लिख पाएगा अपने शब्दों में। उसके बाद है आर्थिक हाशियाकरण सामाजिक हाशियाकरण से अलग कैसे है। अब जब उसको आर्थिक और सामाजिक का अंतर पता होगा, जब उसके पीछे का कंसेप्ट पता होगा, तभी तो उसमें अलग एक तरह से डिफरेंस वो निकाल पाएगा। तो एक तरह से कंसेप्ट जब हमारा क्लियर होता है तो चीज़ों में अंतर करना भी हमें आ जाता है। तो यहाँ पर डी और ई सही हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में खुली किताब परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिबिंब और महत्वपूर्ण सोच के कौशल का आकलन करना, कि भाई बच्चे जो है एक तरह से कितने किस हद तक सोच पा रहे हैं, कितनी जो है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाई है। खुली किताब परीक्षा एक तरह से होती है कि भाई हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और वो टेक्स्ट बुक की हेल्प से आंसर करते हैं। तो खुली किताब परीक्षा एक तरह से ये होती है, और उद्देश्य बता दिया मैंने कि भाई वो एक तरह से उसके आधार पर जो है ना उसमें वो कितना सोच पा रहे हैं, कितनी गहराई से सोच पा रहे हैं, ये भी पता चलता है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें, उनमें से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, बी और ई। कुछ चट्टानें मशरूम के आकार की क्यों होती हैं, ये जब आपको अगर आपने समझ लिया है चीज़ों को तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ई है गरीबी पैदा करने वाले कारकों की व्याख्या करें। भाई क्या फैक्टर्स हैं जो कि गरीबी जिससे एक तरह से कोज होता है, मतलब जो गरीबी का कारण बनते हैं, वो फैक्टर्स जब आप जान पाएंगे समझ पाएंगे तभी तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर बी और ई सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें, उनमें से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत में जीवन स्तर में सुधार किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। न्यायोचित ठहराना, यानी कि जस्टिफाई करें अपने आंसर को। जिस चीज़ में आप जजमेंट वगैरह देते हैं ना, जजमेंट वगैरह देते हैं तो वो होता है एक तरह से इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सी है कि यदि आप चॉकलेट फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किसी स्थान का चयन करना चाहते हैं तो आप किस भारतीय राज्य को चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। तो यहाँ पर बी और सी सही हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेली 4 बजे से लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ क्वेश्चन पेपर जो रह गए हैं वो भी जल्दी ही कवर करेंगे।